नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल थोड़ा अलग ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हालांकि लिया हमने एमसीक्यू के फॉर्म में ही है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट जो आईटी एक्ट है उसके ऊपर बात करेंगे और उससे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं उस पर बात करेंगे। आज चाहे वो सिविल सर्विस का एग्जाम हो, चाहे फॉरेस्ट का एग्जाम हो, चाहे वो लॉ के एग्जाम हो जैसे एडीपीओ, सिविल जज, किसी भी एग्जाम में जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं। उसका कारण है कि देखिए, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं और जैसे जैसे साइबर क्राइम से हमारा जो है वो आमना सामना हो रहा है, तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते भी हमें कम से कम जो है वो ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है या अगर आईटी रिलेटेड कोई इशू है, तो वहां कौन से ऐसे सेक्शंस हैं आईटी एक्ट के जिनके तहत जो है वो हम केस दायर कर सकते हैं या हमें अगर कहा जाए सुरक्षा मिल सकती है। तो आज का जो टॉपिक है वो सिविल सर्विस के एग्जाम के वो भी फोकस करेगा, प्लस आपकी अवेयरनेस के लिए भी जो है वो जरूरी रहेगा। जैसे अभी तक मैंने जितने भी कुछ टॉपिक पे वीडियो बनाए हैं सभी में आपने एक चीज देखी होगी कि हैं वो एमसीक्यू में ज्यादातर, पर मैंने कोशिश पूरी करी है कि उसका डिस्क्रिप्शन ऐसे बताऊं आपको कि उससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके सबके तैयार हो जाएं। हाल ही में एमपीपीएससी के प्री में, मेंस में और अभी फॉरेस्ट सर्विस का जो स्टेट का एग्जाम हुआ और यूपीएससी का जो लास्ट ईयर का एग्जाम हुआ, उन सभी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट या आईटी एक्ट के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 और 2022 में भारत सरकार के द्वारा कुछ चाइनीज मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया। ये प्रतिबंध आईटी एक्ट के किस धारा में दिए गए प्रावधानों के तहत लगाया गया, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में कौन से सेक्शंस के तहत ये हुआ? ऑप्शन नंबर वन सेक्शन 66, दूसरा है सेक्शन 67, तीसरा है सेक्शन 69A और चौथा है सेक्शन 70। तो पहले तो ये बता दूं कि इसका आंसर जो है वो है सेक्शन 69A। अब ये क्वेश्चन क्यों महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिए। देखिए, आईटी एक्ट जब 2000 में बना, ठीक है, तब उसमें ये सेक्शन जो है वो नहीं था। बाद में 2008 में जब आईटी एक्ट में अमेंडमेंट किया गया, तब सरकार को ये चीज महसूस हुई कि भाई हम इंटरनेट टेक्नोलॉजी के जमाने में आगे जा रहे हैं। कई ऐसी सूचनाएं होंगी जो हमारी सॉवरेनिटी के खिलाफ होंगी, इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के खिलाफ होंगी। यानी सरल भाषा में कहें तो भारत की एकता, अखंडता, संप्रभुता को खंडित कर सकती हैं, हमारे भाईचारे के लिए जो है वो अनुकूल नहीं होंगी, या आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों में जो है वो नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ऐसी जो है सूचनाएं कहीं भी हो सकती हैं, किसी सर्च इंजन पर हो सकती हैं, किसी वेबसाइट के ऊपर हो सकती हैं, किसी मोबाइल ऐप के ऊपर हो सकती हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी अगर कहा जाए वेब होस्टिंग अगर टेक्नोलॉजी है उसके ऊपर हो सकती है, कहीं भी। जहां तक कि जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हम इस्तेमाल करते हैं जैसे ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, इन पर भी हो सकते हैं। तो सरकार इसको कैसे प्रतिबंधित करे, कैसे रोके, उसके लिए जो है वो प्रावधान की जो है जरूरत थी। तो 69A में ये जो है वो प्रावधान किया गया और सरकार को ये अधिकार दे दिया गया, ठीक है, कि वो अगर उसको लग रहा है कि भैया ये जो ऐप है या ये फलानी जो वेबसाइट है, या अगर कहा जाए कि कोई भी कंटेंट जो इंटरनेट पर या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो है वो माध्यम से दिया गया है, ये लोगों के हितों के अनुकूल नहीं है, तो इसके ऊपर रोक लगाई जाए या इसको जो है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया जाए। जैसे आपको याद होगा कि कोविड 19 के दौरान पहली बार ये लगा कि भाई जो जो चाइनीज ऐप हैं वो कहीं ना कहीं हमारी अगर कहा जाए सूचनाएं भी उनसे दूसरे देशों तक जाती हैं। तो सरकार ने, आपको याद होगा कि जून 2020 में 59 चाइनीज मोबाइल ऐप के ऊपर बैन लगाया था। और इनमें सबसे चर्चित जो चाइनीज ऐप थी उसका नाम था टिकटॉक। वो बहुत ज्यादा मुद्दा जो है वो छाया रहा। उसके बाद फिर जब 2020 नवंबर में सरकार ने फिर जो है वो 43 चाइनीज ऐप के ऊपर जो है वो जो है वो अगर कहा जाए प्रतिबंध लगा दिया था। तो उसका उद्देश्य यही होता है। अभी हाल ही में देखा होगा ट्विटर को सरकार ने कई बार कहा, ट्विटर जो है वो मतलब अगर कहा जाए इससे सबसे ज्यादा परेशान इसी से सरकार कहती है कि भाई जो फेक अकाउंट्स हैं या ऐसे अकाउंट जो ऐसी सूचनाएं जो है वो प्रसारित करते हैं जो देश की एकता अखंडता, कई बार देखा होगा कि कहीं कोई कम्युनल इशू है, सांप्रदायिक समस्या, कई ऐसे न्यूज पुरानी जो खबरें हैं उनके वीडियो, इमेजेस, फोटो आदि को एडिट करके प्रेजेंट किया जाता है, जो कोई एक पैनिक सिचुएशन जो है वो पैदा कर देते हैं। तो उन सब पर हमें बैन लगाने के लिए कोई ना कोई अधिकार तो जो है वो सरकार को जो है वो देना था। तो इसीलिए आईटी एक्ट में जो है वो इसको अमेंड किया गया और अमेंड करके जो है वो 69 सेक्शन जो है वो उसमें जोड़ा गया है। ये आप याद रखिएगा। इसमें तीन बातें हैं जो आपकी काम की हैं।
पहला के जो अमेंडमेंट किया गया है ये चैप्टर 11 में किया गया है, और आईटी एक्ट का चैप्टर 11 हमेशा ऑफेंस से संबंधित है। यानी कोई पूछेगा कि भाई जो आईटी एक्ट है उसमें जो अध्याय 11 है उसमें क्या बातें कही गई, तो सभी तरह के ऑफेंस की बात की गई है, इंटरनेट से या इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से जो भी ऑफेंस हो सकते हैं उसमें। और उसी में 69 नंबर का जो सेक्शन है उसमें जो बात की गई वो भी आप याद रखिएगा। उसमें ये कहा गया है कि भाई कोई भी कंप्यूटर या इस तरह का कोई भी साधन है, उससे अगर कोई सार्वजनिक गतिरोध पैदा होता है या अगर कहा जाए लोगों के लिए वो नुकसानदायक होता है, तो सरकार उस पर निर्देश जारी कर सकती है या उस पर रोक लगा सकती है, ये सरकार को अधिकार है। तो ये एक अच्छा हेल्दी डिसीजन है और ये अच्छा है। हालांकि कई लोगों को ये अनुकूल नहीं लगता, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि एकता अखंडता के लिए ये अधिकार होना चाहिए। अगला है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के किस धारा के तहत साइबर अपील अधिकरण या साइबर अपील ट्रिब्यूनल के बारे में प्रावधान है? धारा 48, धारा 49, धारा 50, धारा 51। तो पहले तो ये बता दूं, आंसर इसका है 48। 48 के तहत हम जो है वो साइबर अपील ट्रिब्यूनल जो है बनाते हैं। अब रही बात कि ये एक्चुअल साइबर अपील ट्रिब्यूनल जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ये है क्या, ये भी तो पता होना चाहिए। देखो, सभी लोग एक चीज याद रख लो, ट्रिब्यूनल जो भी होगा, कभी भी ट्रिब्यूनल वर्ड आपके दिमाग में आए तो ये मान के चलना वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी होगा। वो पूरी तरीके से न्यायालय नहीं है, वो एक अर्ध न्यायिक निकाय की तरह जो है वो काम करता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अब जैसे साइबर क्राइम है या साइबर लॉ है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं उसके लिए सरकार ने कहा कि भाई एक ट्रिब्यूनल की आवश्यकता है और हम एक ट्रिब्यूनल बनाएंगे, और सरकार ने फिर एक ट्रिब्यूनल बनाया। तो बकायदा जब हम आईटी एक्ट में जाते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, उस एक्ट में एक पूरा चैप्टर है, यानी अध्याय है, यहां पर मैं पूरा तो नहीं लिख सकता, चैप्टर उसका नाम है चैप्टर 10। उस चैप्टर 10 में जो प्रोविजंस हैं वो अगर कहा जाए कि ये ट्रिब्यूनल के बारे में ही प्रोविजन है, जो अपील ट्रिब्यूनल है उसी के बारे में, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में जो है वो प्रावधान किए गए। हालांकि उसमें से बहुत सारे ट्रिब्यूनल सॉरी प्रोविजन 2008 में जब अमेंड किया गया एक्ट, तो उसमें जो है वो उनको हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बस ये साइबर अपील ट्रिब्यूनल के बारे में याद रखिएगा, क्या कंपोजिशन कैसा होगा ये सब भी इसी चैप्टर में है। लेकिन आएगा आपको बहुत सिंपल 48 ही आएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन वो नहीं पूछेगा मुझे लगता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सेक्शन 15, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की, यानी प्राइवेट कुंजी का नियंत्रण, ये भी बिल्कुल सही है, 42 नंबर के सेक्शन में है। कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस 66 सेक्शन जो है वो पूरा इसी से रिलेटेड है, ऑफेंस में मेन जो है वो कंप्यूटर रिलेटेड ऑफेंस 66 में, ये भी सही है। और साइबर अपराध के लिए दंड सेक्शन 67, ये जो है वो अगर कहा जाए बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो 66 नंबर का सेक्शन है वो कंप्यूटर से संबंधित जितने अपराध हैं उनके लिए, तो उसमें अलग अलग सेक्शन है। 66 जो है उसको क्या करा, अब ध्यान से समझना, मैं इसको पहले तो चलिए थोड़ा शुरू से बता दूं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर करने के लिए ये धारा 15 में, जब हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का उपयोग करते हैं तो उसमें दो की यूज होती है, जिनको हम एक को बोलते हैं पब्लिक की, एक को बोलते हैं प्राइवेट की, ध्यान रखिएगा ना। तो कंट्रोल ऑफ प्राइवेट की, प्राइवेट की सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, उसके लिए धारा 42 में है। कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी अपराध होंगे वो सब 66 में थे ओरिजिनल एक्ट में। बाद में 2008 में जब ये आईटी एक्ट में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में अमेंड किया सरकार ने, तो इसमें कई जो है वो सेक्शंस जो है वो जोड़ दिए 66 के अंदर, जैसे 66A, 66B, 66C, 66D, 66E, इस तरह से सेक्शन जो है वो जोड़ दिए गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो हैं वो दो हैं, जो आपको दो चार होंगे आपकी जिंदगी में, वो दोनों मैं आपको बता दे रहा हूँ, हालांकि वो बाद में भी क्वेश्चन में है लेकिन यहाँ भी दिखा दे रहा हूँ। एक आपको याद रखना है 66E, अगर कोई हमारी प्राइवेसी में वायलेशन करता है, यानी हमारी निजता में अतिक्रमण करता है, जैसे हम कहीं बैठे हुए हैं, आप सपोज एक कपल जो है वो किसी लेक के किनारे बैठा हुआ है और कोई व्यक्ति उसकी बिना परमिशन अगर उसकी फोटो क्लिक कर लेता है, तो ये भी उसकी प्राइवेसी का वायलेशन है और ये क्राइम है साइबर क्राइम के तहत, 66E के तहत। ऐसे ही अगर मान के चलिए वो टेरर फैलाता है कंप्यूटर के माध्यम से या इंटरनेट के माध्यम से, तो उसको रखा गया है 66F में, ये ध्यान रखिए। 66 जो F है यहाँ पर, ये टेरर फैलाना या आतंक फैलाना की जो घटनाएं हैं उसको उसमें बकायदा जो है वो साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा गया, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और आप आंख बंद करके एक ही चीज याद रखिएगा कि जो 66 नंबर का सेक्शन है वो पूरा कंप्यूटर से होने वाले क्राइम, और यहाँ कंप्यूटर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, खाली ऐसा मत समझिएगा कि कंप्यूटर ही हो गया।
अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि कोई व्यक्ति कामुकता व्यक्त करने वाला जो है कार्य करता है, यानी कोई भी सेक्सुअली एक्ट करता है या सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशित करता है, तो उसे आईटी एक्ट की किस धारा के तहत दंडित किया जाता है? सेक्शन 67, सेक्शन 67A, सेक्शन 67B और सेक्शन 68। ये क्वेश्चन जो है वो इस बार जो है वो मुझे लगता है कि किसी एग्जाम में जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। आंसर है इसका सेक्शन 67A। अब ये क्यों है ये भी समझ लीजिए। एक्चुअल कामुकता व्यक्त करने का मतलब क्या है? देखिए क्या होता है, हम एक सोशल एनिमल हैं और एक सामाजिक प्राणी की तरह समाज में, तो समाज की कुछ मर्यादाएं होती हैं, उनका पालन करना हमारा दायित्व। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति नग्न जो है वो रोड पर घूमने लगे, ठीक है, कहे कि भाई ये मेरी निजता है, मेरा मन है, यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे राइट टू फ्रीडम दिया, पर नहीं, कहीं ना कहीं हमारे सरोकार ऐसे होना चाहिए जो एक सामाजिक प्राणी के रूप में दिखे। अभी हाल ही में एक मुद्दा आया, आपने देखा होगा कि एक बड़े प्रसिद्ध जो है वो एक्टर हैं, रणवीर सिंह। उन्होंने कोई एक मैगजीन के लिए सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट जो है डाली, उनमें से कुछ पोस्ट जो है वो न्यूड है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को आहत कर सकती हैं, क्योंकि वो फोटो क्या कर रही हैं, कामुकता व्यक्त कर रही हैं पहला, और इलेक्ट्रॉनिक रूप से उन्होंने चूंकि सोशल मीडिया पर डाली तो वो प्रकाशित होगी। तो जैसी ही डाली तो शुरू में तो कुछ नहीं हुआ, लोगों ने ऐसे हल्का फुल्का विरोध किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि थाने में जो है, मुंबई में, वहां चेंबूर जो थाना है वहां पर किसी ने उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कर दी। अब एफआईआर में भी जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें सेक्शन 67A भी शामिल। तो सेक्शन 67A के तहत अगर मान के चलिए, अब अगर सपोज मान के चलिए ये गुनाह कब सिद्ध हो जाता है कि हाँ भाई उन्होंने कामुकता व्यक्त करने वाला काम किया, इसका प्रकाशन किया, तो उसको 5 साल की जो है वो सजा हो सकती है। ऐसी स्थिति में किसी भी व्यक्ति, उनके लिए नहीं बोल रहा, किसी को भी जो है वो 5 साल की सजा हो सकती है। हालांकि ये कहना गलत है कि ये सब चीजें आईटी एक्ट में आई। इसके पहले आईपीसी में, जो इंडियन पैनल कोड है, भारतीय दंड संहिता, उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं। जैसे आप आईपीसी में जाओगे तो 292 नंबर का एक सेक्शन है आईपीसी में। आईपीसी जो है उसमें 292 नंबर का एक सेक्शन है, वो ये कहता है कि भाई आप कोई भी जो है वो अश्लीलता या ऐसा जो है वो एडल्ट कंटेंट जो है वो पब्लिश ना करें, जिससे जो है वो किसी की भावनाएं वगैरह आहत हो। हालांकि उसमें सजा बहुत ज्यादा नहीं है। यहाँ पर ऐसे ही अगर कहा जाए कि भाई आप कोई ऐसा फोटो, वीडियो, इमेज या कोई ऐसी सूचना या कोई भी ऐसा एक्ट प्ले कर रहे हो जो किसी महिला की गरिमा का अपमान, है ना, जो कोई महिला है उसके लिए गरिमा का अपमान हो, या महिला को लगे कि ये मेरी गरिमा के खिलाफ, तो 509 है आईपीसी में, 509। ये तो आपको नहीं आएंगे, लेकिन अगर आप लॉ वगैरह की तैयारी कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई महिला की गरिमा के अपमान से जुड़ा अगर कोई कृत हो रहा है। जैसे अभी वो जो मैंने कहा चेंबूर थाने में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें ये सेक्शन भी रखा उन्होंने 509, कि भैया वहाँ जो एफआईआर की गई कि भाई ये महिला के गरिमा के खिलाफ है, इस तरह से अगर आप प्रदर्शित कर रहे हो अंतरंग फोटो जो है यहाँ। तो इस तरह से वो वाला तो नहीं आएगा, लेकिन आईटी एक्ट में ये सेक्शन आपको जो है वो याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है। ठीक है, काम वाला जो है वो 67A। अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईटी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला, आईटी एक्ट 2000 में 13 अध्याय और 94 सेक्शन थे, ये बिल्कुल जो है वो सही है। दूसरा, आईटी एक्ट के अध्याय 11 अपराधों से संबंधित है, यानी जो अगर कहा जाए चैप्टर 11 है उसमें सभी तरह के ऑफेंस की जो है वो बात की गई, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है, आईटी एक्ट के चैप्टर 8 में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट के बारे में जो है वो प्रावधान किया गया है, ये जो है वो गलत है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट होते हैं इसके बारे में चैप्टर 7 में प्रोविजन है, सेक्शन 35 से 39 के बीच में। ये सी वाला जो है वो गलत है। चौथा भी देख लेते हैं, आईटी एक्ट के चैप्टर 6 में प्रमाणन प्राधिकारियों के विनियमन के बारे में जो है वो प्रावधान है, ये भी जो है वो सही जो है वो बात है। मतलब ले देकर हमें ये समझ पड़ा कि अगर कोई व्यक्ति को इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा चैप्टर नंबर 7। उस चैप्टर नंबर 7 में यह इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, जिसको ईएससी के नाम से जाना जाता है, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं ईएससी, उसके लिए जो है वो प्रोविजन है। और उसमें 35 नंबर का जो आर्टिकल है उससे 39 नंबर तक के कि भाई वो इशू जो है वो जैसे पूछा जाए कि भाई कौन इशू करेगा, कौन उसको सर्टिफाई करेगा। इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर होगा, कोई ना कोई, किसी ना किसी से अगर कहा जाए उसको सर्टिफाई कराना पड़ेगा आपको।
तो 35 में लिखा है कि भाई कौन एजेंसी होगी जो सर्टिफाई अथॉरिटी होगी, कैसे उसको सर्टिफाई किया जाएगा, ये 35 नंबर के सेक्शन में लिखा। फिर उसके बाद के सेक्शंस में भी जो है वो डिजिटल सिग्नेचर और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में प्रोविजन, यानी 36 37 में भी ये प्रोविजन है। रही बात डी वाले की, तो वो बिल्कुल साफ है। सेक्शन जो चैप्टर 6 है उसमें जो है जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है वो क्या होगी, ये प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों का मतलब क्या होता है ये ध्यान रखिएगा। इसको बोलते हैं कि वो जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी है, भाई कोई भी डिजिटल सिग्नेचर बनाओगे तो किसी ना किसी से सर्टिफाई तो कराना पड़ेगा ना भाई। जैसे अपन कॉलेज में भी कोई सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसको सर्टिफाई कराना पड़ता है ना, ये भाई मैं प्रमाणित करता हूँ कि ये व्यक्ति जो है वो फलाना ठिकाना जो है वो यहाँ से पढ़ा हुआ है। सेम जो है वो डिजिटल सिग्नेचर में जो है वो उस अथॉरिटी के बारे में जो है वो प्रावधान जो है वो किया गया है। कैसे होगी, क्या होगी, किसको क्या पावर्स होंगे, कैसे लाइसेंस जारी होगा, ये सब उसमें चैप्टर 6 में। तो ये हमारे लिए गलत हो गया, यहाँ पर ये चैप्टर 7 होना था इसकी जगह, यहाँ पर चैप्टर 6 हो गया। बस यही क्वेश्चन जो है वो आपको वहां पर आएगा और इम्पोर्टेंट है, ये वाला चैप्टर जो है वो आपको पूछा जा सकता है। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है आपको दिया हुआ है आईटी एक्ट के कुछ सेक्शंस दिए गए हैं और उनके कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। जैसे लिखा हुआ है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, जो भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होंगे उसको सिक्योर करना बहुत जरूरी है ना। सरकार वर्तमान में आपको मालूम होगा जितना भी डाटा रखती है वो सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के रूप में ही रखा जा रहा है। जहां तक कि आपको आश्चर्य होगा, जब आईटी एक्ट बना 2005 में, सॉरी आरटीआई एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना, उसमें भी डिजिटल जो है वो रिकॉर्ड की बात की गई कि भाई आप क्या करो, डिजिटल चीजों को रखो जिससे कि क्या होगा, किसी को सूचना उपलब्ध कराने में हमें जो है वो तकलीफें ना हो। तो ऐसे ही यहाँ पर है कि सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेक्शन 14, ये बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को आपको सिक्योर करना है, जो भी सिग्नेचर है इलेक्ट्रॉनिक, वो भी 15 में बिल्कुल सही। ठीक है। लीगल रिकॉग्नाइजेशन जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का, कि हाँ भाई ये सही है या गलत है, उसको भी प्रमाणित करना जरूरी है, ये सेक्शन 4 में है, ये भी अपने को याद रखना है। और जो है वो अगर एथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सेक्शन 5 नहीं, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का जो एथेंटिकेशन है वो सेक्शन नंबर 3 में दिया गया, ये याद रखिएगा। जैसे कोई पूछेगा कि भाई जो अधिप्रमाणीकरण जो है वो कैसे होगा, अब कई बार ये भी एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि ये अधिप्रमाणीकरण जो है वो मतलब क्या कहना चाह रहा है। अधिप्रमाणीकरण का मतलब जो है वो सेक्शन 3 में, अधिप्रमाणीकरण का मतलब है कि भाई जो है वो अगर कहा जाए कैसे कोई उसको यूज करेगा, इलेक्ट्रॉनिक जो अगर कहा जाए अभिलेख है उसको कैसे अधिप्रमाणित किया जाएगा, उसकी क्या प्रक्रियाएं अपनाई जाएंगी, ये सब उन्होंने जो है वो सेक्शन 3 में जो है वो डाल रखा है। ये आपको याद रखना चाहिए, मतलब एक एग्जाम के लिए। अब रही बात के 5 में क्या है, तो 5 में लीगल रिकॉग्नाइजेशन है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, कि जब भी हम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को यूज करेंगे तो उसकी लीगल रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगी, विधि मान्यता जो है वो उसकी कैसे होगी, वो कहाँ है, 5 में है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ तो ये 3 हो गया लेकिन वहां लीगल रिकॉग्नाइजेशन। और ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये जो हम सेक्शन 4 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 3 की बात कर रहे हैं, सेक्शन 5 की बात कर रहे हैं, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आप अब पढ़ रहे हो ना, ई गवर्नेंस एक वर्ड जो रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग इस्तेमाल कर, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, उस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का चैप्टर ही आईटी एक्ट में। ये ध्यान रखिएगा, जब आप आईटी एक्ट को पढ़ोगे 2000 या 2008 जो भी है ना, अमेंड वाला भी आप याद, तो उसमें बकायदा चैप्टर, ये अपने आप में क्वेश्चन ही आ सकता है कि भाई जो अध्याय 3 है या जो चैप्टर 3 है उसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में, जिसको आप सरल भाषा में ई गवर्नेंस बोलते हो, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के बारे में बकायदा 4 नंबर के सेक्शन से सेक्शन जो है वो 10 नंबर के सेक्शन, और उसमें तो अभी जो है वो सेक्शन 10 ने भी जोड़ दिया, वहां तक पूरा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस या ई गवर्नेंस के बारे में जो है वो प्रावधान किया गया। तो उस हिसाब से ये जो है वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी ये क्वेश्चन जो है वो हेल्दी हो सकता है, या मुझे लगता है कि ये पूछा जा सकता है यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब ये सब क्वेश्चन लिंक करके याद रखिएगा। देखिए जितने यहाँ पर एमसीक्यू में वो अपनी जगह है, जैसे अभी मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो चैप्टर 3 है ये ई गवर्नेंस से संबंधित है, इसमें सेक्शन 4 से सेक्शन 10 है, इनमें सब में मैंने इससे अपने को एक रफली क्या आइडिया रहता है कि यार इनमें कोई भी सेक्शन होगा तो निश्चित रूप से ई गवर्नेंस के बारे में ही बात कर रहा होगा, इसके अलावा तो जो है वो कोई और जो है वो बात जो है वो कर नहीं रहा होगा। तो इससे क्या होता है, लिंक करने में या एग्जाम हॉल तक क्वेश्चन को पहुंचाने में जो है वो अपने को थोड़ा सा हेल्प हो जाती है, ये एक जो है वो याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है।
अगला क्वेश्चन है, कामुकता व्यक्त करने वाली कोई भी ऐसी सामग्री जिसमें बालकों को चित्रित करने वाली सामग्री, मटेरियल डिस्प्लाइड चिल्ड्रन इन सेक्सुअली अगर कहा जाए हो तो दंड का प्रावधान आईटी एक्ट की किस धारा में है? सेक्शन 67A, सेक्शन 67B, सेक्शन 67C, सेक्शन 67D। तो इसमें आंसर जो है वो 67B। ये तो याद ही रख लीजिएगा, आपने जब भी साइबर क्राइम पढ़ा होगा तो आपने एक साइबर क्राइम का पैटर्न जरूर पढ़ा होगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ आपने देखा होगा एक चाइल्ड पोर्नोग्राफी एक शब्द आता है कि 18 वर्ष से कम का अगर जो है 18 वर्ष तक की आयु या उससे कम की आयु जो है वो बालकों में आता है। और बालक में बॉयज एंड गर्ल दोनों आ जाएंगे ना, जनरली उसके लिए बालक आता है लेकिन चिल्ड्रन वर्ड का मिथ। तो जैसे कोई बच्चा है उसका कोई वीडियो फोटो, ठीक है, इमेज या न्यूड वीडियो आदि अगर हम इंटरनेट के माध्यम से पब्लिश करते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक प्रकार का साइबर क्राइम है। प्लस अगर इस तरह का वीडियो अगर कहा जाए कि देखा भी जाता है, कई बार जो है लोग बाग क्या करते हैं कि सर्च इंजन का इस्तेमाल करके जो है वो इस तरह के कंटेंट्स को इंटरनेट पे देखते हैं। तो अगर वो देखा भी जाता है तो वो टेक्निकली जो है वो अगर कहा जाए सेक्शन 67B के तहत जो है वो एक प्रकार का क्राइम है, ये याद रखिएगा। तो आप ये याद रखिएगा आज से कि कोई भी अगर कामुकता वाली चीज जिसमें बच्चों का चित्रण किया गया, बालकों का चित्रण किया गया है, उसको आप डाउनलोड करते हैं या अगर उसको देखा जाता है या उसको कहीं किसी जगह सर्कुलेट कर दिया जाए कि किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर या कहीं आपने जो है वो पोस्ट कर दिया यहाँ पर, तो वो सब कुछ जो है वो टेक्निकली अगर कहा जाए कि आईटी एक्ट के तहत अगर जो है वो अपराध है। और ऐसे अगर उसमें कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो आप याद रखिएगा उसको 5 साल तक की सजा और 10 लाख रुपए तक का उसमें जुर्माना है, ये ध्यान रखिए। और एक बार उसको ये 5 साल की सजा और 10 साल का जुर्माना उस पर लग गया, दूसरी बार अगर वो सेम अगर लगा कि भैया फिर से कर रहा है तो फिर वो 5 साल की सजा बढ़ के 7 साल हुई। यानी सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि इंटरनेट से किसी भी तरह की चाइल्ड पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देना, उसे डाउनलोड करना, उसे प्रेजेंट करना, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है वो इस तरह की मटेरियल को जो है वो प्रस्तुत करना, देखना आदि जो है वो साइबर क्राइम के अंतर्गत आएगा। और 5 साल की सजा, 10 लाख रुपए तक का जुर्माना उसमें हो सकता है यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है ना, दोषी पाया जाता तब यहाँ। तो ये है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें पेंटिंग्स भी हो सकती है, इसमें इमेजेस भी हो सकती हैं, इसमें बुक्स भी हो सकती हैं, इसमें पेपर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई लिटरेचर भी हो सकता है, जो भी चीज है सब कुछ। बस ये है कि ये आपको याद रखना है कि उम्र है इसमें 18 वर्ष की आयु से कम, यानी 18 वर्ष की आयु बस उसने पूरी ना करी हो तब ये जो है वो सेक्शन 67B जो है वो लगेगा और ये अपराध के अंतर्गत है। तो ये मैंने बता दिया। और ऐसे भी अब आपको साइबर क्राइम में चाइल्ड पोर्नोग्राफी तो जो है वो पता ही होगा, यहाँ कुछ बताने की जो है वो जरूरत है नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या क्वेश्चन कहता है। अब अगला क्वेश्चन है, आईटी एक्ट की किस धारा को संविधान के मूल अधिकारों के हनन के कारण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निरस्त कर दिया गया है? धारा 66A या सेक्शन 66A, 67A, 68A या 69? तो आंसर है 66A। अब पहले तो समझिए 66A है क्या। देखिए कोई भी इंटरनेट के माध्यम से अगर आप कोई सूचना प्रसारित कर रहे हैं, जैसे कोई पोस्ट कर रहे हैं, जैसे ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर ऐसा कोई पोस्ट कर रहे हैं जो कोई किसी की भावनाओं को जो है वो आहत कर सकता है, ठीक है, या अगर कहा जाए कोई पैनिक सिचुएशन फैला सकता है, तो आईटी एक्ट के तहत उसमें व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। अब बड़ा प्रश्न आता है कि अगर मैं फेसबुक पर एक पोस्ट कर रहा हूं, जैसे अभी मैं यूट्यूब के ऊपर अपनी बात आपसे शेयर कर रहा हूं, तो टेक्निकली ये अधिकार मुझे क्या संविधान ने दिया? तो हाँ, ये भी अधिकार एक संविधान ने दिया है, आर्टिकल 19(1) में, कि राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी यहां पर अगर कहा जाए कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मुझे है। तो घटना ऐसी थी कि जब श्री बाला साहब ठाकरे जी का जो है निधन हुआ था 2012 में, तो दो लड़कियों ने एक पोस्ट फेसबुक पर किया। वो पोस्ट में कई ऐसी बातें थी जो उन्हें नहीं करना था सपोज। उसके बाद पुलिस ने जो है वो अरेस्ट कर लिया। तो एक मुद्दा उठ गया समाज के अंदर उस समय कि भाई क्या हमको अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं, अभिव्यक्ति का भी अधिकार नहीं? हालांकि वर्तमान में तो हम अभिव्यक्ति के नाम पे कुछ भी परोस रहे हैं, किसी को भी गाली दे देते हैं, गरिमापूर्ण पदों पर बैठे लोगों को भी गाली देते हैं अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे।
तो ये मुद्दे फिर बढ़ते चले गए। अब साहब 2012 के बाद 2013-14 में भी ऐसे केस आए, और फाइनली इसमें जो है वो सबसे चर्चित मामला गया 2015 में, जिसको अपन श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस कहते हैं। तो जब वो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसने एक बिल्कुल ऐतिहासिक जजमेंट दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो 66A है, ये तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की अभिव्यक्ति को खत्म ही कर देगी। यानी व्यक्ति को बहुत बार सोचना पड़ेगा कि मैं एक लाइन लिखूं कि नहीं लिखूं, पता चले कोई भी मेरे को इस 66A के तहत FIR हो जाए और मुझे कोई भी जो है वो अरेस्ट कर ले। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया। यानी श्रेया सिंघल वन वर्सेस जो है यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015, दो जजेस की बेंच थी वो, कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, क्योंकि ये फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन करती है। और स्पेशली किस राइट का वॉयलेशन करती है अगर कहा जाए, 19(1)A में जो हमें दिया गया है यहाँ पर, कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको दी गई, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हम किसी भी प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, उसके खिलाफ था। तो ये, तो इस तरह से वो एक क्वेश्चन भी अपने को याद रखना है कि भाई जो श्रेया सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का संबंध किससे। दूसरा, इससे एक और क्वेश्चन जो है हमको मिल गया कि आज जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जो अपनी बात रख रहे हैं, या अपने आप को जो प्रेजेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, जो आपको अच्छा लगता है, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप ले लीजिए, ट्विटर ले लीजिए, यूट्यूब ले लीजिए, इंस्टाग्राम ले लीजिए, जो भी आप अपने आप को अभिव्यक्त कर रहे हैं, चाहे वो फोटो हो, मैसेज हो, वीडियो, XYZ, कोई भी मीडियम, ये सब आर्टिकल 19 में जो है वो वाक एवं व्यक्ति स्वतंत्रता के तहत आपको एक फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन कई बार जो है वो हम हमारे राइट की को जो है वो उसकी गरिमा को भी भूल जाते हैं, उससे आगे पोस्ट कर देते हैं कि ये चीज जो नहीं करना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत मत। तो ये है, पर ठीक है। तो इसमें जो है वो सजा के प्रावधान थे, और ये फिर जो है वो निरस्त कर दी गई धारा, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, अब अगला क्वेश्चन है, द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम का गठन IT एक्ट की किस धारा के तहत किया गया? धारा 78, 70B, 72A या 78? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर है 70 जो है वो बी यहाँ पर। अब ये है क्या, ये समझ लीजिए। बहुत सारे लोगों को तो ये पता ही नहीं होता, तो आज के लिए आपके लिए एक होमवर्क भी हो गया, समझ लीजिए। देखिए क्या है, इंटरनेट में जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम तो बढ़ेगा। ठीक है, और सरकार का ये दायित्व भी है कि वो जो साइबर क्राइम हम तक आ रहा है उसको रोकने के लिए हमें एडवाइजरी जारी करे और हमें बताए कि इसको कैसे रोका जाए। यानी कोई एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए। जैसे डिजास्टर का एक इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम होता है, ऐसे ही साइबर क्राइम या इंटरनेट या कंप्यूटर के माध्यम से होने वाले क्राइम का भी एक रिस्पांस सिस्टम होना चाहिए। तो IT एक्ट जो था, उसमें ये जो है वो सरकार ने जो है वो प्रावधान डाला कि भैया जो है वो एक रिस्पांस सिस्टम जो है वो बना हुआ। और इस रिस्पांस सिस्टम के दो काम, पहला काम तो इसका ये होगा कि भाई वो लोगों को अवेयर करे। जैसे सपोज मान के चलिए कोई थ्रेट आ रहा है, साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड थ्रेट, जैसे कोई मालवेयर है, स्पाईवेयर है, या कोई कंप्यूटर वायरस ही है अलग से, सिंपल अगर कहा जाए, वो लोगों को अवेयर करे कि भाई ये वायरस जो है ये आपके सिस्टम में आ सकता है, या ये फलानी जो XYZ, ये 3 ऐप हैं या 5 ऐप हैं, इन ऐप्स को आप डाउनलोड ना करें, क्योंकि इससे जो है वो कहीं ना कहीं आपकी जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं वो शेयर हो सकती हैं, साझा हो सकती हैं, या आपके साथ कोई जो है वो इकोनॉमिक ऑफेंस, जिसको फिशिंग कहते हैं, वो जो है वो हो सकता है। ये सब चीजें अगर कहा जाए उसमें जो है वो बात है। लेकिन बड़ी आश्चर्य की बात है कि ये द इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम इतना अच्छा ये काम करती है। इस क्लास में अभी जितने लोग सुन रहे हैं उसमें से मुझे ये विश्वास है कि 10% लोगों को इसके बारे में जानकारी। उसका कारण ये है कि सरकार चीजें लाती तो है, लेकिन उसको एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से अगर आम जन तक पहुंचा दें, समय समय पर अगर हम देखते रहें, जैसे आज अगर मान के चलिए आज आपने ये वीडियो देख लिया, अब आज आप वीडियो के बाद गए कि यार देखें जरा इसके ऊपर क्या, और इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम की वेबसाइट पर चले गए, न्यू थ्रेट के बारे में देखा, करंट एक्टिविटीज उसमें एक सेक्शन आता है, तो आपको पता चला अच्छा ये फलानी ऐप जो है वो ये डाउनलोड नहीं करना है, या फलाना ये वाला जो थ्रेट आ रहा है, या ये वाला जो है वो आपके साथ इस तरह से साइबर क्राइम जो है वो हो सकता है। वो एडवाइजरी जो है वो अगर कहा जाए जारी करते रहते, हर हफ्ते कुछ ना कुछ आपको मिलेगा। आप उसकी वेबसाइट पर, ऑफिशियली वेबसाइट पर जाएंगे तो उस पर आपको जो है वो मिल जाएंगी जो है। तो इस तरह से ये 70B नंबर का सेक्शन आपको याद रखना है। ये भी एक हेल्दी क्वेश्चन है। ये IT एक्ट नहीं, ये ऐसे भी किसी सिविल सर्विस के एग्जाम के लिए, PSC, व्यापम, UPSC, किसी भी एग्जाम के लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले के ऊपर आते हैं।
अगला है वही आईटी एक्ट के कुछ आपको सेक्शंस दिए गए हैं और उन सेक्शंस के सामने कुछ जो है वो प्रोविजंस दिए गए हैं। पहला जो है वो है नेशनल नोडल एजेंसी। आईटी एक्ट में एक नोडल एजेंसी बनाने की बात है, नेशनल नोडल एजेंसी के बारे में सेक्शन 70A बिल्कुल सही है। दूसरा जो है वो है कंप्यूटर साधन से जो है वो छेड़खानी, कोई टेम्परिंग, अगर आप कोई कंप्यूटर रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट होता है उसको जो है वो अगर कहा जाए आप टेम्परिंग करते हो या उसमें कोई छेड़खानी करते हो, मैनिपुलेट करते हो उसको, तो 65 के तहत वो साइबर क्राइम होगा आईटी एक्ट के। कंप्यूटर संबंधी अपराध अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर रिलेटेड जितने ऑफेंस हैं 66 में ही हैं। 66A B C D E F F जैसे मैंने बताया था कि उसमें साइबर जो है वो टेररिज्म के बारे में है। यहाँ पर पहचान चोरी के लिए दंड 67, ये जो पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थी ये जो है वो इसमें नहीं है, ये 66 में ही है, 66C में ये वाला। अब ये है क्या, पहचान चोरी के लिए दंड को समझे। यहाँ पर मान के चलो आप कंप्यूटर यूज करते हैं, मेल यूज करते हैं, आपका अपना खुद का एक आईडी पासवर्ड होगा। अगर कोई व्यक्ति आपके आईडी पासवर्ड का मिसयूज कर ले और उसको मिसयूज करने के बाद वो अपने लिए उसका उपयोग कर ले, तो कहीं ना कहीं ये एक जो है वो साइबर क्राइम है। और इस तरह के साइबर क्राइम को 66C में पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत जो है वो रखा। यानी सरल भाषा में क्या समझा जो मैंने आपको बताया, देखो पहले तो समझो 66 बहुत इंपॉर्टेंट है। 66 में जो सब सेक्शन है वो हो, जैसे 66 में तो हो गया कंप्यूटर रिलेटेड जो है वो अगर कहा जाए ऑफेंस, यानी कंप्यूटर से जो। अब 66A जो जोड़ा है वो तो अभी मैंने ऊपर बता दिया कि इनलीगली हो गया है पूरा के पूरा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल जो है वो 19 के अगेंस्ट था। 66B जो है वो अगर जैसे अगर कहा जाए कि भाई जो है वो कोई भी आप किसी की सूचना अगर कोई चोरी करते हो यहाँ पर, या उसकी जानकारी के बिना उसके कंप्यूटर या डॉक्यूमेंट को आप यूज करते हो, तो वो 66B में। ठीक है, अगर कहा जाए उसके आइडेंटिटी का इस्तेमाल करते हो, यानी उसके बिना पूछे उसके सिस्टम में एंटर होते हो, उसके आइडेंटिटी उसके सिग्नेचर, इसमें क्या क्या हो सकता है। जैसे अगर कहा जाए आइडेंटिटी की चोरी का क्या मतलब, अब सोचो घर में चोरी क्या होती है, घर में आपके कोई घुस गया, ताला तोड़ दिया, सामान ले गया, ये आपके घर की चोरी। आइडेंटिटी यानी कंप्यूटर से क्या क्या चोरेगा, कंप्यूटर से आपका पासवर्ड चोर सकता है, नंबर 1। ठीक है, आपका डिजिटल सिग्नेचर है उसको जो है वो मिसयूज कर सकता है, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है डिजिटल सिग्नेचर है उसको जो है वो मिसयूज कर सकता है। यहाँ पर अगर कहा जाए तो अगर कोई व्यक्ति किसी का पासवर्ड चोर रहा है, आइडेंटिटी से संबंधित कोई भी फीचर कंप्यूटर के ऊपर डला हुआ है उसको चोर रहा है, डिजिटल सिग्नेचर को जो है वो अपने लिए मिसयूज कर रहा है, तो ये सब जो है 66C के अंतर्गत जो है वो पनिशमेंट फॉर आइडेंटिटी थेफ्ट के अंतर्गत जो है वो आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये हालांकि बहुत मतलब जैसे कहते हैं ना, इसको बड़े क्राइम में नहीं रखा गया क्योंकि 3 साल की ही इसमें सजा रखी गई है ना, मैक्सिमम जो है वो उसमें 3 साल तक का जो है वो दंड का प्रावधान। तो इस तरह से आपको ये तो क्लियर हो गया है कि जब भी आप पढ़ें तो 66 नंबर का सेक्शन आपको अच्छे से जो है वो पढ़ना है। यहाँ अगला है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा किस वर्ष इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य संबंधी आदर्श विधि को अंगीकृत किया गया था। 30 जनवरी 1997, 9 जून 2000, 1 अगस्त 2003 या 24 अक्टूबर 2000। तो इसका जो आंसर है वो आप हमेशा याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हर एग्जाम के लिए ये है 30 जनवरी 1997। भाई क्या हुआ, एक मॉडल लॉ बना है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के लिए यूएन में, और हर देश से कहा कि भाई आप अपने स्तर पे आप कानून बनाओ, ये चीजें हैं ये इनको फॉलो करो। जैसे हम लोग आज बैठे सपोज, हमने कहा यार हमको कोई एक लॉ बनाना है, तो लॉ के लिए हमने कुछ प्रावधान कर लिए कि भाई लॉ जो है उसमें जो है वो हम ये पॉइंट शामिल करेंगे, साइबर क्राइम से रिलेटेड ये बात करेंगे, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर से रिलेटेड ये बात करेंगे। तो हमने क्या करा, एक मॉडल कोड बना लिया। अब उस कोड के ऊपर हमने जितने लोग थे उन सबको कहा कि अपने अपने स्तर पर अपने अपने लॉ बनाओ, तो हर देश ने अपने लॉ बनाए। भारत ने अपना लॉ जो है वो बनाया कब, 2000 में, और 9 जून को वो लॉ आया, ये ध्यान रखिएगा। ये भारत के लिए अगर कहा जाए आईटी एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है वो अगर कहा जाए वो कौन सी मानी जाएगी, यहाँ पर 9 जून। और यूनाइटेड नेशन, इसीलिए जब भी आप आईटी एक्ट को पढ़ें, कभी भी आप आज क्लास के बाद इंटरनेट पर आईटी एक्ट टाइप करें, जो इसकी जो गजट कॉपी होती है या राजपत्रित जो कॉपी होती है उसमें बड़े बड़े अक्षर में लिखा रहता है कि भाई ये जो एक्ट हम लोग बनाए हैं, ये सरकार जो आपको एक्ट दे रही है, ये एक्ट संयुक्त राष्ट्र की एक घोषणा के जो है वो आधार पर जो है वो है कि भैया उसमें ये कहा गया है कि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विधि से संबंधित ये घोषणा है, और इस घोषणा को जो है वो अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र ने किया, उसी को आधार बनाकर ये भारत सरकार जो है वो इस पे प्रयास करी और संसद के द्वारा ये अधिनियम बनाया गया।
तो ये आपको याद रखना है, मतलब एग्जाम में तो जो है वो यही वाली डेट आएगी 30 जनवरी वाली, बाकी तो कुछ ऐसा जो है वो आपको आएगा नहीं यहाँ पर। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है डिजिटल सिग्नेचर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। डिजिटल सिग्नेचर में 3 प्रकार की का उपयोग किया जाता है, तो पहले तो यही गलत हो गया। कोई भी जो डिजिटल सिग्नेचर हो, हमेशा याद रखिएगा, उसमें 2 ही तरह की इस्तेमाल होगी। यानी डिजिटल सिग्नेचर का अथराइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें 2 की इस्तेमाल होती है। एक की जो है वो उसको अपन बोलते हैं पब्लिक की, और एक जो है वो अगर कहा जाए वो कहलाती है प्राइवेट की। मतलब कोई पूछ ले आपसे कि भाई जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें की कितने प्रकार की होती है, और ये जो है वो अगर कहा जाए इसमें एक चीज और जो है वो अगर कहा जाए, याद रखिएगा, जो पब्लिक की होती है उसको पीकेआई बोलते हैं, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अगर कहा जाए ये अभी 2 साल पहले, मुझे लगता है शायद एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा, 2019 में या 2020 में आईएएस के एग्जाम में आया था। उन्होंने सिंपल सा प्रश्न पूछा था कि भाई जो डिजिटल सिग्नेचर है उसमें पी के आई का जो है वो अगर कहा जाए फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है। तो हमने ये देखा कि डिजिटल सिग्नेचर को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में सबसे पहले एक पब्लिक की होती है, ठीक है, और दूसरी जो की होती है वो हमारी होती है जिसको हम बोलते हैं प्राइवेट की, और ये दोनों की को मिलाकर जो है वो फिर वो डिजिटल सिग्नेचर का अथोराइजेशन होता है। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर सामान्यतः जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, ये बिल्कुल सही है। इसकी क्लासेस होती हैं, ये याद रखिएगा। सबसे बेसिक जो क्लास होती है उसको क्लास 1 बोलते हैं। जैसे ईमेल से आइडेंटिफिकेशन अगर हो जाए तो उसको अपन क्या बोलेंगे, क्लास 1। यानी ये क्लास 1 है, उसमें केवल ईमेल से आपका जो है वो आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। क्लास 2 थोड़ा सा आगे जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह के जो हम इनकम टैक्स वगैरह अदा करते हैं उसके लिए क्लास 2, और क्लास 3 सबसे सिक्योर होते हैं। मतलब ध्यान रखिएगा, इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये सिग्नेचर जो इशू किए जाते हैं अथॉरिटी के द्वारा, ये 3 कैटेगरीज में किए जाते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। जैसे जैसे क्लास बनेगी बढ़ेगी आगे आगे, वैसे वैसे वो सिक्योर हो जाएगा। जैसे क्लास 3 के जो डिजिटल सिग्नेचर होते हैं जिनको डीएससी कहते हैं, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, बहुत ही ज्यादा जो है वो सिक्योर माने जाते हैं, बहुत ही ज्यादा सिक्योर। गवर्नमेंट की जितनी भी आजकल जैसे हम ये बोल सकते हैं कि ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह हैं, उन सब ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में हम इसका जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से ये एक पूरी जो है वो प्रक्रिया है डिजिटल सिग्नेचर की, और डिजिटल सिग्नेचर उपयोग करने की भी जो है वो एक प्रक्रिया होती है, और ये सेंडर से जो है वो रिसीवर के बीच में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये सेंडर से रिसीवर के बीच में एक प्रक्रिया होती है, वो कभी होगा तो पूरा बता देंगे। बाकी जो है वो अगर कहा जाए डिफी और मार्टिन हेलमैन के द्वारा डिजिटल सिग्नेचर का विचार पहली बार प्रस्तुत किया गया, बिल्कुल सही। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड है, ये भी बिल्कुल जो है वो सही। ये अपने को याद रखना, मतलब इसको एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक पासवर्ड माना जाएगा, ये बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगला जो है वो है डिजिटल सिग्नेचर, मतलब आईटी एक्ट से संबंधित कुछ चैप्टर्स दिए गए हैं, उन चैप्टर्स के बारे में अब हमको जो है वो बात करना है कि उनमें कौन सा चैप्टर गलत है यहाँ। दूसरा है सॉरी, चैप्टर 2 डिजिटल सिग्नेचर एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, बिल्कुल सही, इसी चैप्टर में है। चैप्टर 3 इलेक्ट्रॉनिक नियमन यानी ई गवर्नेंस जिसको आप लोग बोलते हो, ये चैप्टर 3 के अंदर, ये भी सही है। चैप्टर 10 साइबर अपील ट्रिब्यूनल, ये भी बिल्कुल सही है यहाँ पर। चैप्टर 11 एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, ये गलत है। ठीक है, यहाँ पर अगर कहा जाए ये जो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होते हैं इनका साक्ष्य परीक्षा कि भाई ये सही है या गलत है, इसके लिए एक नया चैप्टर जोड़ा गया है 12A। उसमें जो है वो अगर कहा जाए एग्जामिनर ऑफ जो है वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है। ये आप याद रखिएगा कभी, मतलब कोई पूछे तो, और ऐसे भी पूछे ना पूछे, अभी आपने इतनी देर से पढ़ा है तो आपको इतना तो याद ही हो गया होगा कि जो चैप्टर नंबर 11 है वो अपराधों से संबंधित है ना। 11 अगर कहा जाए, एक और एक ऐसे याद रखना कि अरे यार वो तो बहुत एक और एक 11 करता है यहाँ पर। तो अपराध जो है वो उससे जो है वो चैप्टर 11 से साक्ष्य के बारे में जो है वो बकायदा चैप्टर 12A में जो है वो जो है वो प्रोविजन किया गया। देखिए बहुत अच्छे से समझिए, इसमें 2-3 चीजें और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि आईटी एक्ट को बनाने के लिए कई सारे जो है वो अगर कहा जाए एक्ट्स में अमेंड भी करना पड़ा है ना। जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट जो था उसमें भी जो है वो आपको देख थोड़ा सा सुधार करना पड़ा 1872। तो ये क्यों है, क्योंकि अब साक्ष्य की परीक्षा करना है।
या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को भी साक्ष्य मानना है? पहले तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कुछ होता नहीं था जब वो अंग्रेजों के समय एक्ट बना। तो हमने क्या करा, बहुत सारे एक्ट्स में, जैसे इंडियन पैनल कोड में अमेंडमेंट किया, इंडियन एविडेंस एक्ट यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, उसमें जो है वो अमेंडमेंट किया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 जो था, भारतीय रिजर्व बैंक, उसमें अमेंडमेंट किया, क्योंकि अब हमको ई कॉमर्स की बात इसमें करना था। जो है वो अगर कहा जाए बैंकर्स जो है वो एविडेंस एक्ट जो था, यहाँ पर बैंकर्स बुक एविडेंस जो एक्ट था 1891 का, उसमें अमेंडमेंट किया। ऐसे सभी जो है वो एक्ट्स हमने लिए, उनमें संशोधन करके इसको जो है वो लेकर आए। तो ये भी एक याद रखिएगा कि अगर कोई चीज लिखी है तो उसको लिंक भी कर सकते हैं कि साक्ष्य सुना था, तो मतलब यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में अमेंड हुआ। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि कितने एक्ट्स में अमेंड किया गया। एक आपको याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक यानी 1891 का अमेंडमेंट किया गया। दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी 1872 का इंडियन एविडेंस एक्ट। तीसरा बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम 1891, इसमें अमेंडमेंट किया गया। और चौथा जो है वो आपका, वो तो अच्छा मैंने आईपीसी तो पहले ही बोल दिया। तो ये इतना अपने को याद रखना है, इसमें से कुछ आ सकता है। अगला, इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के संबंध में नियम बनाने की केंद्र सरकार की शक्ति। पावर टू मेक रूल द सेंट्रल गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, आईटी एक्ट की किस धारा में? ये सबसे ज्यादा लोगों का गलत होगा जब भी ये क्वेश्चन बनेगा। धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11। तो इसका आंसर है धारा 10। अब ये क्यों गलत होगा समझिए। जनरली जब भी हम कोई एक्ट पढ़ते हैं, कोई भी एक्ट पढ़ते हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो रूल मेकिंग पावर होती है वो सबसे कहीं आखिरी में दिखती है, बिल्कुल लास्ट में अगर कहा जाए उसमें रूल मेकिंग। तो अगर हम पढ़ के नहीं गए तो हम कहेंगे यार इतना बड़ा एक्ट है, इसमें शुरू में ही रूल मेकिंग पावर थोड़ी डाल दी होगी। तो कहीं ना कहीं जो है वो अगर कहा जाए गवर्नमेंट की जो है वो रूल मेकिंग पावर जो है वो आखिरी में होगी। तो यहाँ इस बात को आप समझिए कि वो ओवरऑल एक्ट के लिए रूल बनाने की बात नहीं कर रहा। ठीक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है वो रूल मेकिंग पावर होगी, वो ये बात नहीं कर रहा। वो काय की बात कर रहा है? वो बात कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक जो सिग्नेचर होगा, उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए जो है वो जो रूल बनाने की जो है वो बात है। ध्यान रखिएगा दोनों बातें। ओवरऑल एक्ट में अगर सरकार ने कोई आईटी एक्ट लेकर आई है, उसके लिए अगर सरकार को जो है वो रूल बनाना है, तो वो सेक्शन 87 में है, धारा 87 में है। उसमें लिखा है पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, यानी केंद्र सरकार को शक्ति है कि वो इस अधिनियम के तहत नियम बना सकती है। धारा 10 में अलग बात है कि इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए कोई रूल बनाना है, तो धारा 10 के तहत इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के रूल जो है वो सरकार समय समय पर बना सकती है। ये एक आपको याद रखना। चलिए अगले के ऊपर आ जाते हैं। अगला है आईटी एक्ट के किस अध्याय में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या और इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सुरक्षित करने, यानी सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंड सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के बारे में प्रावधान है? अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 6। तो इसका आंसर है अध्याय 5। ये याद रखिएगा, जो चैप्टर 5 है उसमें केवल और केवल 14, 15, 16 ये तीन ही धाराएं हैं। 14, 15 और 16, ये तीन धाराएं ये बोलती हैं कि कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो रिकॉर्ड्स को सिक्योर करोगे और कैसे आप इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को सिक्योर करोगे, और वो सिक्योर करने के लिए क्या प्रोविजन होंगे, कैसे एजेंसीज काम करेंगी, क्या होगा, यानी उसकी पूरी कहानी वो तीन धाराओं के अंदर उन्होंने शामिल कर ली। तो 14, 15, 16 इसमें भी याद रखिएगा, चूंकि बात हमेशा रिकॉर्ड से होगी। यहां पर अगर कहा जाए तो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अगर जैसे कैसे याद रखें कि भाई कहाँ शुरू होगा, पहले रिकॉर्ड आएगा फिर सिग्नेचर करोगे ना। पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल लिया, उसका रिकॉर्ड रखा, फिर सिग्नेचर तैयार कराया उससे। तो 14 नंबर में है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 15 में जो है वो सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, यानी यहाँ पर अगर कहा जाए, और 16 में क्या होगा, अब दोनों हमने सिक्योर कर लिए। तो सिक्योर करने के लिए जो है अगर कहा जाए वो जो प्रोसीडर इस्तेमाल, जो प्रक्रिया होगी, वो कि जो सिक्योरिटी प्रोसीडर होगी, जो प्रैक्टिसेस होंगी, कैसे सिक्योर करोगे उसको यार, कोई ना कोई तो रहेगा। जैसे ऐसे समझो आपने कहा यार सर आप एक डिजिटल सिग्नेचर बना दो, आपने मुझे डॉक्यूमेंट दिए। तो आईटी एक्ट के तहत 14 में हो गया सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, 15 में हमने जो है वो सिग्नेचर जारी करने की प्रक्रिया अपनाई, वो 15 में। अब वो सिक्योरिटी कैसे हुई, क्या प्रक्रिया हुई, वो 16 में कर। तो 14, 15, 16 ये इंपॉर्टेंट है। अभी नहीं, किसी ना किसी जगह कभी जीवन में काम आ सकता है, क्योंकि मुझे इतना मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा 5 साल और आप मान लीजिए इस देश में सब चीजें डिजिटल सिग्नेचर से ही होंगी। अब हम उस दिशा में बढ़ चुके हैं बहुत कम। जैसे किसी से मैं 15 साल पहले अगर पढ़ा रहा होता और किसी से बोलता कि भविष्य में हर आदमी ऑनलाइन पेमेंट करेगा, तो कहते कुछ भी बात है, नगद ही पेमेंट होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज नगद पेमेंट की वो भूमिका रहे। आज ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट्स के ऊपर बढ़ गए, ऑनलाइन मोड्स पे बढ़ गए।
तो उन चीजों का भविष्य में जो चीज घट रही है उनकी बुनियादी जानकारी होना हमको बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर चलिए अगले के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक केस का संबंध आईटी एक्ट की धारा 66A से है? ठीक है, श्रेया संगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये ऊपर ही मैंने बता दिया था, यहाँ पर अगर कहा जाए तो आंसर तो यही है। दूसरा है नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये 1995 का केस था। जो अभी आप हर घर तिरंगा की बात कर रहे हो कि हर घर तिरंगा फहराएगा, ये इसी केस की देन है। बहुत जल्दी से समझाता हूँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक्चुअल नवीन जिंदल बहुत फेमस उद्योगपति हैं, आपको मालूम होगा, जिंदल स्टील कंपनी से जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियन भी हैं, राजनीति में भी हैं। अब वो साहब यूएसए से जो है वो एमबीए करके आए। अब एमबीए करके आए तो उन्होंने यहाँ एक प्लांट डाला भारत में। अब प्लांट डाला तो उनको लगा कि यार 15 अगस्त का कार्यक्रम है, मैं इसमें जो है वो ध्वजारोहण करूंगा, ध्वज फहराऊंगा। अब वो साहब गए अधिकारी के पास, रायगढ़ के ऑफिसर्स के पास, कलेक्टर या जो भी ऑफिसर्स रहे रायगढ़ में, उनसे कहा कि साहब मेरे को ये करना है। तो वो रायगढ़ के ऑफिसर ने कहा कि भैया ऐसा है कि इस देश में ऑर्डिनरी सिटीजन को, यानी जो आम नागरिक है, उसको ये ध्वज जो है वो फहराने का अधिकार नहीं। और बकायदा इसके लिए कानून है 1950 के, और 1971 में दो अलग अलग एक्ट्स हैं उसमें। ये उन्होंने कहा ये तो गलत बात है, हम तो अमेरिका में जो है वो वहां का ध्वज जो है उपयोग करते थे। उन्होंने उठाकर जो है वो सुप्रीम मतलब 226 के तहत, जो 226 नंबर का आर्टिकल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आपको मालूम होगा, रिट दायर कर सकते हैं उसके तहत हम, तो रिट दायर कर दी। अब साहब वो पिटीशन फाइल हो गई, पिटीशन हो गई, तो कोर्ट ने पूछा है कि भाई ऐसा क्यों है। तो फिर सरकार ने लेकर आई थी नेशनल फ्लैग कोड, राष्ट्रीय ध्वज संहिता, है ना। तो याद होगा ना, नेशनल फ्लैग कोड जो है कब आया था, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप याद रखिएगा, 2002 में नेशनल फ्लैग कोड आया। और 2002 के नेशनल फ्लैग कोड के तहत उसके 3 पार्ट हैं। और अभी हर घर तिरंगा के लिए ये पार्ट 2 पैरा 2.2 का 11 नंबर का हिस्सा बदला, जिसमें पहले लिखा हुआ था कि खुले में सूर्योदय से सूर्यास्त तक के बीच में ही आप जो है वो ध्वजारोहण कर सकते। अब उसमें 24 घंटे कर दिया सरकार ने। तो ये वाला जो है वो यहाँ पर, अगला ये वाला केस भी बता देता हूँ, अभी दिख रहा है मुझे, तो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन, ये भी आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे आईएएस हो चाहे पीएससी। याद करो, कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल है 18, ठीक है, जिसमें उपाधियों का अंत यानी एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बात की गई है कि जो उपाधियां दी जाएंगी उनको नहीं दिया जाना चाहिए। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट के समय आपको मालूम होगा ना, भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म भूषण, इनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो उसके अलावा कभी नहीं लगा इनके ऊपर प्रतिबंध। उसी समय, उस समय एक केस का जो है वो, ये केस चर्चा में आया था कि क्या वास्तव में ये पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म भूषण को उपाधि माना जाना चाहिए या नहीं माना चाहिए। फिर फाइनली कोर्ट ने डिसीजन भी दिए बाद में कि नहीं माना जाना चाहिए, टाइटल थोड़ी है यहाँ पर अगर का। फिर उसके बाद से ये फिर से शुरू हो गए, और पद्म अवार्ड आज भी जो है वो मिल रहे हैं। तो बालाजी राघवन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अलग हो गया, नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस अलग हो गया, श्रेया सिंघल तो मैंने आपको ऊपर भी समझा दिया था यहाँ पर। अगला, भारत सरकार के द्वारा मध्यवर्ती दिशा निर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड, संबंधित नियम किस वर्ष बनाए गए? अभी 2021 में। ये तो याद ही रखिए भाई, आज हम डिजिटल मीडिया, और डिजिटल मीडिया तो बहुत खतरनाक हो गया, आपको आजकल देखा होगा, जिसको अपन मीडिया ट्रायल कहने लगे। कोर्ट के जज भी जो है बड़े चिंतित, वो भी कहने लगे कि भाई मीडिया ट्रायल से हमको डिसीजन देने में बड़ा, बाहर आपने मतलब किसी ने कोई अपराध किया, बाहर मीडिया ने कह दिया इसको तो मृत्युदंड ही होना चाहिए। अब जज को लग रहा है कि साहब इसमें तो 5 ही साल की सजा देना है, बाहर दबाव है। तो कहीं ना कहीं जज के डिसीजन के ऊपर भी असर पड़ता है इसका, ये ध्यान रखिएगा। मीडिया ट्रायल अच्छी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा ना, कभी भी इसको बहुत अच्छा नहीं माना जा सकता। तो वो 2021 में सरकार ने ये मीडिया एथिक कोड जो है वो लेकर आई है। तो ये क्वेश्चन जो है वो हेल्दी हो सकता है, मुझे लगता है कि आपको काम आ सकता है। अगला, निम्नलिखित में से किस एक बिल के लिए 2019 में संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया? पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इंटरमीडिएटरी गाइडलाइन एंड डिजिटल मीडिया एथिक कोड रूल बिल, डिजिटल सिग्नेचर बिल या साइबर क्राइम बिल। तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल, याद करो 2-3 साल पहले 2019 में एक मुद्दा छाया था, सबको याद होगा, कि जो व्हाट्सअप हम यूज करते हैं सिक्योर है कि नहीं, हमारा कहीं डाटा कोई देख रहा है या नहीं देख रहा। फिर व्हाट्सअप ने भी जो है वो एक एन्क्रिप्शन कोड लिखना शुरू कर दिया, याद होगा आपको सबको ये चीज। तो एक्चुअल उसी समय ये पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल लाया गया कि क्या हर आम आदमी का की सूचनाएं सिक्योर हैं या नहीं, कोई इसकी प्राइवेसी में तो नहीं झांक रहा। भाई राइट टू प्राइवेसी है कि नहीं है हमको, ये तो आपको मालूम है। साइबर क्राइम में भी मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 66 जो है मतलब इसमें ये भी कहा गया कि किसी की प्राइवेसी में आप जो है वो इंटरप्ट तो नहीं कर रहे हैं।
तो ये जब मुद्दा बहुत ज्यादा छाया रहा तो इसके ऊपर पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई। आप जानते होंगे कि भारत में 1987 से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज बन रही। वो फोर्स स्कैम में पहली बनी थी, उस क्रम में ये आखिरी है। अभी 2019 के बाद तो अभी कोई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं बनी। और इस कमेटी को ये देखना था कि क्या वास्तव में हमारी प्राइवेसी में तो कोई हनन नहीं हो रहा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे भी खैर आईटी एक्ट में सेक्शन 66 ए ई तो है ही, बहुत अच्छा, ये रटी लीजिएगा सेक्शन 66 ई। एग्जाम में आया अपनी जगह है, लेकिन ये एक आपको एक ताकतवर अर्थ देता है कि कोई ऑफिसर भी आपकी अगर फोटो, पर्सनल फोटो क्लिक कर रहा है, उसको भी राइट नहीं है टेक्निकली देखा जाए तो। क्योंकि एक्चुअल ये मेरी प्राइवेसी है ना। अगर कहीं मैं हूँ प्राइवेसी में, किसी की अंतरंग फोटो ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ पर, तो 66 ई को आप इंटरनेट पे खुद भी अपने स्तर पे ढूंढ के एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ वास्तव में ये मुझे एक अच्छी खासी जो है वो सुरक्षा, और खासकर डिजिटल एज में, डिजिटल एज में तो ये जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो सकता है कि भाई किसी व्यक्ति की इच्छा के बगैर उसका वीडियो, इमेज, फोटोग्राफ, उसकी फिल्म आपने जो है वो बना ली। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति कहीं बैठा हुआ है और किसी अवस्था में है, जहां तक महिलाओं को, स्त्रियों को इस बात का बड़ा, इस आर्टिकल का सेक्शन के बारे में जानकारी है, किसी जो है वो अगर व्यक्ति के गुप्तांगों का अगर हम फोटो खींच लेते हैं, उसकी इच्छा के बगैर अगर इस तरह का कोई फोटो या वीडियो बनाते हैं, तो 66 ई के तहत ये पूरा के पूरा एक अपराध है, ये ध्यान रखिएगा आप। जैसे कई बार ऐसे केसेस आते हैं ना कि चेंजिंग रूम्स वगैरह में लोग बाग जो है वो वीडियोग्राफी कर लेते हैं, ये अपराध है, एक साइबर क्राइम है। और ये साइबर क्राइम में 3 साल तक की सजा है। तो बिना संकोच के सबसे पहले तो जो है वो उसका एफआईआर होना चाहिए इस स्थिति में। और तो पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल मुझे लगता है कि आपको समझ पड़ गया होगा। कहीं ना कहीं हमारी प्राइवेसी को जो है वो सुरक्षित करने में एक बहुत बड़ा जो है वो कदम हो सकता है। अगला वही जो है वो मैंने सेम लिया यहाँ पर, कि यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति, इसलिए ये सेक्शन मैंने लिया, यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी व्यक्ति के गुप्तांग के चित्र उसकी सहमति के बिना या व्यक्ति के एकांत में अतिक्रमण करने वाली कोई परिस्थिति में खींचेगा, तो इस संबंध में आईटी एक्ट की किस धारा के तहत जो है वो प्रावधान है। तो 66 सी, 66 डी, 66 ई या 67। तो 66 ई में ये प्रावधान है कि ये एक अपराध होगा, और इस अपराध के लिए 3 साल तक की जो है वो सजा हो सकती है, और जुर्माना जो है वो, दो सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, दोनों ही जो है वो हो सकता है। ये ध्यान रखिएगा ना, सजा भी होगी और जुर्माना भी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है आईटी एक्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। पावर टू इन्वेस्टिगेशन ऑफेंस, कोई भी ऑफेंस होगा, अपराध होगा, उसके इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, सेक्शन 78 में ही लिखी हुई है इन्वेस्टिगेशन की क्या प्रक्रिया। पावर टू पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर टू एंटर एंड सर्च। भाई कोई अगर अपराध हुआ और उसमें हमको इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की जरूरत है, तो क्या पुलिस अधिकारी जा सकता है या कोई ऑफिसर वहां जा सकता है। तो हाँ, सेक्शन 80 में ये प्रोविजन है कि वो सर्च कर सकता है, सूचनाओं को वहां से हासिल कर सकता है। कंपनी के द्वारा अगर कोई अपराध हो रहा है तो सेक्शन 81 ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि कंपनियां अगर अपराध करेंगी तो उसके लिए सेक्शन 85 में प्रोविजन। कोई भी कंपनी के द्वारा अगर अपराध किया जा रहा है, ऑफेंस किया जा रहा है, तो उसमें सेक्शन 85 में जो है अपराध। और केंद्र सरकार के द्वारा जो नियम बनाने की शक्ति है वो 87, ये भी सही है। ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि डिजिटल सिग्नेचर के लिए, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के लिए नियम बनाना अलग है धारा 10 के तहत। यहाँ हम ओवरऑल नियम बनाने की जो है वो बात कर रहे हैं। तो ये एक क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है, यानी इसमें से कुछ भी जो है वो प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है। चलिए अगले के ऊपर देखें, अगला और बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। आईटी एक्ट की किस धारा के तहत अंतर्रोधन, मॉनिटरिंग या बीगुडन, यहाँ पर अगर कहा जाए, यानी इनक्रिप्शन, ठीक है, मॉनिटरिंग और डीक्रिप्शन, यहाँ पर तो इंटरक्रिप्शन, मॉनिटरिंग और डीक्रिप्शन के लिए निर्देश जारी किए जा सकते हैं। इसमें ये याद रखिएगा, ये वर्ड तो बहुत काम का है, प्लस ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन आपने सुना ही होगा, जैसे व्हाट्सएप वाले केस में ये बहुत ज्यादा जो है वो चर्चा में रहा। तो इसके लिए जो है वो धारा 67, 68, 69 या 70। तो आंसर है धारा 69। धारा 69 में ये प्रावधान है, और उसके तहत ही जो है वो सरकार समय समय पर क्या कर सकती है, नियम जारी कर सकती है कि भाई कैसे जो है वो डिक्रिप्शन होना चाहिए, मॉनिटरिंग एजेंसी कैसे काम करेंगी, या मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी, क्या प्रक्रिया हम मॉनिटरिंग के लिए जो है वो इस्तेमाल करेंगे, ये इसमें जो है वो हमको मिल सकता है। ठीक है, तो ये अपने लिए, जैसे अगर मान के चलिए कंप्यूटर के ऊपर कोई सूचना है, तो उस सूचना की जो है वो मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी,
लोक व्यवस्था बनाने के लिए जो है वो अगर कहा जाए मॉनिटरिंग कैसे की जाएगी। मान के बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूँ अभी। भाई मान के चलिए सरकार को लग रहा है कि भाई देश की अखंडता, एकता, राज्य की रक्षा सुरक्षा या विदेशी राज्यों से हमारे संबंध बेहतर हो, उसके लिए मॉनिटरिंग कैसे करेंगे, देख सकते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा एक वर्ड आता, क्यों लिए मैंने ये, कि सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स की जा रही है मॉनिटरिंग। कोई भी अगर ऐसा मैसेज भेजा जाता है जो देश की एकता अखंडता को खंडित करता है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाएगी। तो सीधी सी बात है कि जो कार्रवाई हम करेंगे वो किस एक्ट के तहत करेंगे, ये इसी एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई होगी। और ये ध्यान रखिएगा एक सिंपल लाइन में, कि कहीं एक्स जगह पर कोई कम्युनल इशू हो गया, कम्युनल वायलेंस हो गई, और वहां कोई सरकार को लग रहा है कि कोई ऐसी मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जो वहां का सांप्रदायिक सौहार्द या कम्युनल हार्मनी बिगाड़ सकती हैं, तो वो मॉनिटरिंग करनी है। और मॉनिटरिंग में उनको कोई चार लोग जो है वो मिल गए कि चार मोबाइल हैं इनसे जो है, या चार जो है वो अकाउंट्स हैं इनसे जो है वो ये अपराध हो रहा है, या ये कम्युनल हार्मनी बिगाड़ रहे हैं, तो सबसे ज्यादा अभी तक जितने पड़े ना उसमें सबसे ज्यादा 7 साल की सजा है, ये ध्यान रखिएगा। सीधे जो है वो अगर कहा जाए 7 साल की, और संज्ञेय अपराध है, कॉग्निजेबल ऑफेंस। यानी अब ये जनरली क्या है कि आईटी एक्ट में जितने भी ऑफेंस हैं वो अनकॉग्निजेबल है, मतलब असंज्ञेय है, मतलब गिरफ्तारी करने के लिए आपको वारंट की जरूरत पड़ेगी। इसमें जो है वो अगर कहा जाए कि गिरफ्तारी के लिए कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी प्रोविजन जो है वो रखा गया। तो इस तरह से मुझे लगता है कि भले ही इसमें आपके लिए 10 सेक्शन काम के हों या 15 सेक्शन काम के हों, पूरे इन 21 जो मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, बट एक अवेयर स्टूडेंट, एक अवेयर नागरिक और इलेक्ट्रॉनिक जगत की और बढ़ते हुए हमारे कदम की दिशा में ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम में से हर एक को पता होना चाहिए इनके बारे में। जैसे आज ये आखिरी सेक्शन मैंने आपको बताया, तो आपको बहुत बार सोचना पड़ेगा कि अगर मैं कोई मैसेज अपना व्हाट्सएप से फ्लैश कर रहा हूं और इस मैसेज का इम्पैक्ट क्या हो सकता है, और उसके तहत मेरे ऊपर कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल हो सकती है, गिरफ्तार किया जा सकता है, सजा हो सकती है, ये सब। तो सूचनाओं को सही तरीके से अगर हमें पहुंचा दिया जाए, तो ना केवल हम अपराध से बच सकते हैं बल्कि अपराध को रोक भी सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत शुभकामनाएं आपको, अच्छी मेहनत करिए। ये वीडियो आपको आईएएस के एग्जाम्स में, पीएससी फॉरेस्ट में तो हर साल ही आ रहा है, इस बार एमपीपीएससी में भी प्री में क्वेश्चन आ गया, मेंस में भी आपको आईटी एक्ट के महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में कोई आर्टिकल आ सकता है, और एडीपीओ का एग्जाम है, लॉ का एग्जाम है, इन सभी में ये हेल्प करेगा मुझे लगता है। तो मैसेज जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए आपको कैसा लगा वीडियो। ये लीक से हटके मैंने एक वीडियो बनाया, पर मैंने इसलिए बनाया क्योंकि इस बार एमपीपीएससी ने जो नेचर से क्वेश्चन इसका पूछ लिया, और फॉरेस्ट में जो नेचर से जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया सेक्शन 5 का, तो मुझे लगा कि एक वीडियो मुझे देना पड़ेगा आपको यहाँ पर। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, और ईश्वर करे कि आपको सफलता जो है वो मिले सभी। धन्यवाद।